नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं दलित नॉट पावर और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मेरे साथ दलित चिंतक, महान दलित चिंतक, थिंकर चंद्रभान प्रसाद साहब हैं। बातचीत हम इनसे करेंगे और बातचीत का विषय रहेगा चंद्रभान प्रसाद साहब फैमिली के सहित आजमगढ़ और आजमगढ़ के आसपास के इलाके, यानी जिसको हम अपनी आम बोलचाल में पूर्वांचल का इलाका कहते हैं, वहां घूम कर क्या है, समाज के हालातों पर रिसर्च अक्सर वो करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तमाम बड़े पत्रिकाओं में आपने उनको पढ़ा है, उनकी बहुत सारी किताबें और उनकी बहुत सारी आर्टिकल आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो आज का जो विषय है, बातचीत का विषय है कि पूर्वांचल में जो कभी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, राजनीतिक गढ़ हुआ करता था, वहां पर समाज की दशा और दिशा क्या है। सर, स्वागत है। थैंक यू, वेलकम दिल्ली। थैंक यू। यस, तो जो मैंने भूमिका बनाई, जी हाँ, और आप चूंकि घूम करके आए हैं और पूरा रिसर्च आप लोगों ने वहां पे की है, तो मैं चाहता हूं कि जो वहां से आपके मंथन करने के बाद में जो घी निकला है, मथने के बाद जो घी निकला है वैचारिक, वो लोगों तक जाए और लोगों को पता चले कि समाज की दशा और दिशा क्या है। मैं इस बार आजमगढ़ गया था तो मेरा मेन फोकस जी, एक्स जमींदार परिवारों के अध्ययन पर था। आपको या किसी आपके दर्शकों को यह थोड़ा अजीब लगेगा कि दलित लोगों की स्टडी के लिए जमींदारों का स्टडी करना क्यों आवश्यक हो गया। क्योंकि कई बार जो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो कई बार एक एम्पायर की एनालिसिस करने के लिए किसी और एम्पायर का एग्जाम्पल दिया जाता है। देखो, उन्होंने ऐसे किया तो वैसे हो गया। एक देश का की कहानी कहने के लिए किसी और देश की कहानी को कहना पड़ता है। मैं अभी एक जमींदार के परिवार के लोगों को इंटरव्यू किया हूँ जी, जिनके पास 1951 हाँ, 1 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की घोषणा हुई। उसमें एक जमींदार परिवार से मिला मैं, उनकी हिस्ट्री जानी जी, उनकी हवेली का चित्र मैंने नोट पावर के लिए बनाया जी, जो अब एक खंडहर रह गई है और पर उसमें नक्काशी की गई है पत्थरों पर, दीवारों पर। वहाँ 100 साल से ऊपर, 150 साल पुराना कुआं है, अभी भी देखने पर उस कुएं में पानी दिखाई पड़ता है। और वह हवेली रही होगी कम से कम 2 एकड़ में। उसी हवेली में एक कोर्ट भी थी। अच्छा, जहाँ पे जन सुनवाई होती थी। हाँ, जमींदारों को कुछ मसलों की सुनवाई के लिए रेवेन्यू और फौजदारी दोनों के लिए मजिस्ट्रेट का अधिकार दे दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो उस परिवार की स्थिति एकदम दयनीय तो नहीं है आज। अभी भी उनके पास 20 बीघे 25 बीघे खेत हो सकते हैं, पर उनके परिवार के लोग एक कॉमनर की तरह से रहते हैं। उनके पास एक समय 4-5 हाथी हुआ करते थे। और मुझे ताज्जुब है कि आजमगढ़ में उस जमाने में उनके पास रोल्स रॉयस कार थी। 1951 में उस परिवार के पास में रोल्स रॉय कार थी। हाँ। और 4-5 हाथी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे। इनफैक्ट हम पंकज से कहेंगे कि वो एक फोटो भेजें जिसमें हाथियों के गले में जो घंटी बांधी जाती थी 7-8 किलो से कम नहीं होगी। हाँ। उसको दिखाया उन्होंने एक सबूत के रूप में कि उनके पास हाथियां थी। उन्होंने यह भी बताया कि कहाँ हाथियां बांधी जाती थी। एक और जमींदार थे, उनके घर में मैं गया था। उन्होंने कहा अपने जीवन काल में उन्होंने 2 हाथियों को अपने घर में देखा है। उनका जन्म 1944 में हुआ है। तब 2 हाथी थे उनके परिवार में। हाँ, वो जन्म 44 में हुआ है तो 50 के आसपास। 51 में जमींदारी
एवोल्यूशन उन्मूलन। हुआ तो अगर 54 कह सके तो 10 साल हो गए। उन्होंने 2 हाथी और 2 घोड़े देखे थे जमींदारी उन्मूलन के बाद भी। तो ये मैं जमींदारों का अध्ययन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सब लोग दलितों के बीच अंबेडकर बाद की लड़ाई हार चुके हैं। अंबेडकर बाद को दलित समाज में दलित लोगों ने ही डिफीट कर दिया है। तो हम इसलिए जमींदार परिवारों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि 70 साल पहले अगर जमींदारी उन्मूलन हो गया तो जमींदार जिनके घर हाथियां हुआ करती थी, घोड़े हुआ करते थे, रोल्स रॉयस कार हुआ करती थी, वो आज कामनर हो गए। तो अगर सरकारी नौकरियों का उन्मूलन हो जाए, जैसा कि हो रहा है, स्कॉलरशिप का उन्मूलन हो जाए और वजीफे का उन्मूलन हो जाए, पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाए, तो दलित समाज की स्थिति 2035 तक क्या होगी? ये बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं। चंद्रमा साहब ने अभी तक जो बात बताई है वो कि सवर्ण जमींदारों पर, ठाकुर जमींदारों पर या और दूसरे जमींदारों पर वो रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास रॉयल्स और कार हुआ करती थी, हाथी थे, घोड़े थे, उनको एक मजिस्ट्रेट की पावर थी, उनकी हवेलियों में एक छोटी सी कचहरी थी जहां वो लोगों के मसले निपटाया करते थे। उनकी जिंदगी 75 साल में ऐसी हो गई एक आम आदमी की तरह। तो जिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जिन दलितों को आरक्षण की वजह से नौकरियां मिली और अब सब कुछ जैसा कहा आपने कहा कि वजीफा जा रहा है, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, नौकरी, सब कुछ छिनता जा रहा है, तो 2035 तक दलितों का हाल क्या होगा, ये साहब जो है वो कह रहे हैं। ये जो बात आपने बताई सर, इसका ठाकुरों के साथ जोड़ना या ठाकुरों जमींदारों के साथ जोड़ना और फिर बताना कि वो मिट्टी में मिल गए तो तुम तो किस खेत की मूली हो। यस, बिल्कुल, मैं जो समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल जी। यह जो किसी भी जमींदार से पूछिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उनके मन में नेहरू जी के प्रति अच्छे शब्द नहीं हैं। अच्छा, जमींदार परिवारों के वर्तमान में नेहरू जी के प्रति अच्छे शब्द नहीं है क्योंकि नेहरू जी को वो अपना विलेन मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। नेहरू जी ने जमींदारी एबोलिशन का कानून पार्लियामेंट में पेश किया, तो नेहरू जी को वो अपना दुश्मन मानते हैं। पर एक अजीब सी बात है, मैं एक बहुत बड़े दलित परिवार में जन्मे नेता का बयान मेरे इंटरनेट पर है, जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को मनुवादी करार दिया है। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बहुत बड़े दलित नेता मनुवादी बता रहे हैं जी, और उधर जो ठाकुर हैं, हाँ, जो सवर्ण हैं, वो भी दुश्मन मान रहे हैं, हाँ। और इंदिरा गांधी को तो अगर आप थोड़ा सा उकसा दीजिए, हाँ, इंदिरा गांधी के लिए तो मुंह में गालियां ही होती हैं। हाँ, जबकि एक समय था कहा जाता था कि इंदिरा गांधी तो दलितों की अम्मा है। हाँ, पर ये अभी दलित समाज में इंदिरा गांधी के प्रति दलित समाज, जब मैं ये कह रहा हूं तो दलित समाज की जो लीडरशिप है, दलित समाज की लीडरशिप कह रहा हूं तो केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, केवल पॉलिटिकल नेता नहीं, केवल एमपीज एमएलएज नहीं, दलित इंटेलेक्चुअल्स भी इसमें शामिल हैं। हाँ, जो मतलब संगठन चला रहे हैं, कैडर दे रहे हैं और उनसे जुड़े हैं। अरे यूट्यूबर को क्यों छोड़ रहे हैं? यूट्यूबर हैं, हाँ। ये बताएं सर कि किसी दलित साहित्य में 14 अप्रैल को इस बार आप एक वीडियो बनाइएगा, इंदिरा गांधी के बारे में किसी दलित ने किताब लिखा है क्या? ये बड़ी बात है कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने पेट्रोल पंप और गैस डीलरशिप और किरोसिन डीलरशिप में दलितों को आरक्षण दिया, उन्होंने अपने जमाने में स्पेशल ड्राइव चलाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हजारों हजार दलितों को नौकरियां मिली, दलित कैशियर की कुर्सी पर बैठने लगा, दलित मैनेजर होने लगा।
कभी किसी दलित को कोई किताब लिखकर इस पर लिखते देखा है? कोई नोट भी नहीं लगा, थैंक्स तक नहीं कहा, थैंक्स इंदिरा, हाँ, थैंक्स नेहरू, थैंक्स तो राजीव। जो दलितों की, अब मैं गांव में से जो होकर आ रहा हूँ, रुका तो मैं दलित परिवारों में ही हूँ, अपने गांव में रुका, अपने ननिहाल में रुका, और भी जगह रुका। दलित समाज में इस समय भयंकर बेरोजगारी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में बेरोजगारी नहीं थी। पिछले 10-15 साल में हम लोग जब हाई स्कूल पास किए तो उस समय तो सबको नौकरी मिल जाती थी, ज्यादातर 10वीं-12वीं करने के बाद नौकरी मिल जाती थी। पर दलित समाज के नौजुवक नाउम्मीद नहीं होते थे। कोई टीचर बन जाता था, कोई कांस्टेबल बन जाता था, कोई रेलवे में टीटी बन जाता था, बाबू बन जाता था, गुड्स क्लर्क बन जाता था रेलवे में, रोडवेज में क्लर्क बन जाता था, कंडक्टर, ड्राइवर, बहुत सारी वैकेंसियां थी, आती रहती थी। तो एक को नौकरी मिली तो 10 लोगों को उम्मीद बढ़ जाती थी कि हमें भी मिल जाएगी। अब वो लोग नाउम्मीद हो गए हैं। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तब होता है जब दलित समाज में इसके प्रति कोई गुस्सा नहीं है, कोई रोष नहीं है कि हमें नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, हम एमटेक बीटेक करने बाद बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, इस पर सवाल नहीं है। हाँ। तो ये पहले तो मैं ये सोचता था कि जो दलित लीडरशिप है, दलित पॉलिटिशियन से लेके दलित राइटर, यूट्यूबर्स तक, इनकी चेतना को किसी ने मैनेज किया है। अब मैं यह सोचने लगा हूं कि जिनकी चेतना को मैनेज कर लिया गया है हिंदू राष्ट्रवादी शक्तियों द्वारा, मेरा शक तो होने पर है, उन लोगों ने हिंदू राष्ट्र के बिहाफ पर आम दलितों की भी चेतना मैनेज कर ली है। क्योंकि हमें पॉलिटिकल पावर जो है प्राप्त करना है, हुक्मरान बनना है, और लोग गाली देना चाहे तो गाली दे सकते हैं, गाली देते ही रहते हैं। जो पॉलिटिकल पावर के एक्सचेंज में, जैसे यूपी में किसी को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला बीजेपी के सहयोग से, तो दलितों में जो गुस्सा है, जो इस पॉलिटिकल पावर के बेनिफिशियरी थे, उन्होंने दलित चेतना को इस तरह से मैनेज किया है कि यह गुस्सा बीजेपी के खिलाफ न चला जाए। बिल्कुल। फिर मैं जब शहर आया, आजमगढ़ शहर में भी गया था, कुछ लोगों के यहाँ मिला था, फैजाबाद में गया था मैं, शहर में, लखनऊ में आया, तो दलित मिडिल क्लास में 2 समस्याएं इस समय मैं देख रहा हूं। अब दलित अफसरों के भी बेरोजगार बेटे गुटखा खा रहे हैं। मैं सोचता था कि ये 2035 के बाद होगा। जिनको सिविल सर्वेंट बनना था, IAS, IPS, इनकम टैक्स कमिश्नर बनना था, डिप्टी SP बनना था, डॉक्टर, इंजीनियर, वो गुटखा खा रहे हैं। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अब अपॉइंटमेंट जो है एडहॉक पर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एडहॉक पर हो रहे हैं। बैंकों में भी नौकरियां फ्रीज कर दी गई हैं। तो दलित मिडिल क्लास के, दलित अफसरों के बच्चे अब गुटखे खा रहे हैं, और दलित अफसरों के घरों में सबसे बड़ी समस्या आ गई है इस समय, लड़कियों के लिए शादी योग्य लड़के नहीं मिल रहे हैं, और ये समस्या बड़ी है। बड़ी क्या, जो भारतीय समाज है जिस तरह का, जिस घर की कन्या बिना ब्याही रह गई, तो लोग समाज में उनके बारे में बातें करते हैं, और कुछ लोग अफसोस करते हैं। ज्यादातर लोग चुटकी लेते हैं। ज्यादा लोग चुटकी लेते हैं, मजाक लेते हैं कि फलाने अफसर थे, समाज में आना जाना नहीं था, बड़े बाबू बनते थे, लड़की 35 साल की कुंवारी घूम रही है। सर, एक बात आपकी बातों से निकल करके ये भी आई कि आपने कहा कि वो जो अफसर, दलित अफसर थे, उनके बेटे जो, जिनको बिजनेस करना चाहिए था, जिनको नौकरियां करनी चाहिए थी। बिजनेस का नाम मत लीजिए। अच्छा।
पता नहीं, ये कोई ऐसी एक्सटर्नल शक्ति है, बाहरी ताकत है कि दलित समाज में बिजनेस के प्रति एक नफरत पैदा कर दी है। दलित नौजवान, दलित परिवार जो बिजनेस में है, आप अपने आप इंडिपेंडेंटली जांच लीजिएगा दलित एंटरप्रेन्योर से, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की, बेटों की शादियां नहीं हो पाती हैं। हाँ, अरे कौन करेगा, ये तो वैसे ही परचूनी दुकान करता है। हाँ, अफसर होना चाहिए। हाँ, लेकिन मजे की बात है कि अब अफसरों के बच्चों की शादी नहीं होगी, अफसर बच्चे नहीं। हाँ, BMW भी मंजूर नहीं है। BMW भी मंजूर नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे अभी मैं उसी बात को कंप्लीट कर रहा था कि समाज में गुस्सा नहीं है, कोई रोजगार को लेकर के कोई प्रदर्शन नहीं, और राजनीतिक दल जो दलित समाज के हैं उनके मैनिफेस्टो में ये विचार ही नहीं है कि दलितों को नौकरी कैसे मिले, इनके लिए बिजनेस कैसे किया जाए, कुछ भी XYZ। इस सारे समस्या का आपको, मैं पिछले 30 साल से पढ़ रहा हूँ, हम लोग, आप बोल रहे हो टीवी पर, हम भी लोग सुन रहे हैं, इस सारी समस्या का समाधान क्या है? अब तो समस्या का समाधान के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं, प्रोफेसर रतनलाल साहब कर रहे हैं, मैं भी बीच बीच में करता रहता हूँ, इन बातों की मार्केट नहीं है। ये लोग आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं, और कुछ तो गद्दार भी समझते हैं। खैर, मुझे तो गद्दार कहते हैं कई लोग, इस बात से जस्टिफाई कर लेते हैं कि मैं तो पासी समाज से आता हूँ। तो ये बातें, अम्बेडकर बात की बात करने का इनको क्या अधिकार है? कॉपीराइट तो चमारों के पास ही है। हाँ, तो ये महारों के पास है। जो लोग जो है ये बातें करते हैं कि चंद्रनारायण प्रसाद पासी समाज से आते हैं, तो उनको अम्बेडकर बात के बारे में, दलित के बारे में बात करने का अधिकार क्या है? ये वो लोग हैं जो बहुजन बात की बात करते हैं, जो बहुजन बात की बात करते हैं, जो चमार समाज के भी इंटेलेक्चुअल नेता हैं, पासी समाज के खटीक, वाल्मीकि, सबके, दुसादों के भी, बिल्कुल। तो मुझे तो यह कहकर उनको संतोष जाता है, अरे छोड़ो, क्या ही चंद्रभान प्रसाद को ज्यादा गंभीर लेना है। रतनलाल साहब के बारे में एक छोटी सी मुहिम चली थी कि रतनलाल साहब वाल्मीकि समाज से हैं। हाँ, पहले लोगों को बताया गया था, लेकिन जब बाद में अच्छा, मान लीजिए कि वो वाल्मीकि समाज से हैं, तो अगर वो इंटेलेक्चुअल है तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं मानेंगे। अगर वो सही बात कर रहे हैं तो आप उनको नहीं मानेंगे, इसलिए कि वो वाल्मीकि समाज से हैं। तो फिर ये बहुजन बात क्या है? बहुजन दलितों की जातियों को आपस में उस पर कब्जा करके और बाकी जातियों को ये कह करके जाति के आधार पर इग्नोर करने की बात करना, और दूसरी तरफ खुद ठेकेदार बने रहना और खुद बहुजन की बात करना, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। चलते चलते सर, एक सवाल और मेरे मन मस्तिष्क में है, और वो आपसे ले लेता हूँ। सवाल ये है कि आपने कहा कि निकट भविष्य में समस्या का समाधान जो है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जैसे, हम जैसे कुछ दर्जन भर लोग हैं जो वजीफे का सवाल, फीस माफी का सवाल, नौकरी का सवाल उठाते हैं, पर लाखों लाख, मेरा अनुमान है हर जिले में 10,000 मिशनरी लोग हैं जो इन सब बातों को बेईमानी बताते हैं और बोलते हैं कि हमें सत्ता प्राप्त करनी है। सत्ता प्राप्त करने के बाद करना क्या, ये कुछ नहीं पता। वो तो बात की बात है, सत्ता प्राप्त करनी है तो ये जो मेरी एनालिसिस है, मैं इस पे गलत हो सकता हूं कि अगर दलित मिडिल क्लास को फायदे होने लगे तो व्यवस्था के प्रति इनमें गुस्सा नहीं रह जाएगा या कम हो जाएगा। और अम्बेडकरवाद की लड़ाई सीधी सीधी मनुवाद से है, और मनुवादी शक्तियां वर्तमान में रूल कर रही है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं जी। अम्बेडकरवाद की लड़ाई इस समय दलित मिडिल क्लास की लीडरशिप से है। अम्बेडकरवाद की लड़ाई
दलित पॉलिटिशियंस है। आप बताइए जितने मेन स्ट्रीम दलित पार्टियां हैं किस तरफ खड़ी हैं आज? बिल्कुल। मैं आप ही की बात को थोड़ा सा और बता रहा था कि अम्बेडकरवाद की लड़ाई मनुवाद से है और मनुवादी ताकतें देश पर रूल कर रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वो रूल क्यों कर रही है। वो रूल इसलिए कर रही है क्योंकि तमाम अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां उन ताकतों के साथ मिली हुई हैं, कुछ अंदर खाने तो कुछ खुल करके। जी हाँ। तो वो अपने आप को, परिवार को, अपनी पार्टी को, अपने पैसे को बचा करके अब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बाबा साहब से, बाबा साहब की वैचारिकी से, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, साहू, फूले, अम्बेडकर की जो वैचारिकी, उससे उनका कोई लेना देना बचा नहीं है। समाज का कोई चिंता, समाज के में बढ़ती बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस घोटाला, दलित दूल्हों को घोड़ी से होता, ये उनके कहीं मैनिफेस्टो में है ही नहीं। यही नहीं, जब मैं बातें करता हूं तो कुछ लोग सामने कह देते हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, कुछ लोग मेरे पीठ पीछे कह देते हैं। हाँ, कि लगता है कि चंद्रभान प्रसाद का कमिटमेंट मान्यवर कांशीराम के प्रति कम है या नहीं है। तो अब मुझे भी तो, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, नौकरी, बिजनेस दलितों के लिए जरूरी है। बाबा साहब तो अपने पहले अपीयरेंस में, साउथ बारो कमेटी के पहले अपीयरेंस में उन्होंने कहा था कि दलितों के पास बिजनेस नहीं है, पैसे नहीं है। तो जो वोटिंग राइट्स का जो क्राइटेरिया है, जिसमें एजुकेशन और बिजनेस दोनों को जरूरी बताया जा रहा था, तो उन्होंने कहा हमारे समाज के पास तो बिजनेस है नहीं, पैसे है नहीं, पैसे बनाने की मनाही है। उन्होंने बॉम्बे का एक एग्जाम्पल दिया है कि एक दलित महिला सड़क पर तरबूज बेच रही थी, वाटरमेलन बेच रही थी, तो किसी ने जाके उसी कॉलोनी का पुलिस में कंप्लेन कर दिया। तो इसको लोग सोचते हैं कि ये सब बातें करने वाले चंद्रभान प्रसाद जैसे लोग हमें सत्ता में आने से रोक रहे हैं। तो मैं, अब मुझे भी तो कुछ, आप बिल्ली पर लाठी लेके घेर लीजिए तो बिल्ली भी उछल पड़ती है कई बार, कोने कोने छिपते जंप मारती है। तो मैं ये पूछता हूँ, जो गाली देने वाले हैं देंगे, उनका काम है। जो बामसेफ इकोसिस्टम की जो ट्रेनिंग है, यहाँ आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं आप, वहाँ अपशब्दों का प्रयोग करिए, तो एक जेंटलमैन अपने आप ही भाग जाएगा, फिर आपका रोजगार वो चलता रहेगा। हाँ, आपका। तो मैं ये कहता हूँ कि चलो मान लो मैं कांशीराम को पूरा नहीं मानता हूँ, तो दूसरी बात तो ये है कि क्या कांशीराम जी को, अंबेडकर को ये लोग मानते हैं? अंबेडकर और कांशीराम में चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन और कांशीराम को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी बहुत पहले से संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, और आप कहते ही रहते हैं कि किस तरह से संविधान के खिलाफ आरएसएस ने अभियान चलाया था, और हिंदू कोड बिल में भी जो नेहरू पर प्रहार हो रहे थे बाबा साहब पर, वो आरएसएस के लोग ही कर रहे थे। दोनों का पुतला फूंका था, और नेहरू एकदम हड़बड़ा गए थे कि अगर बाबा साहब का इस्तीफा उनको नहीं स्वीकार करना चाहिए। मेरी नेहरू के बारे में एक ही दो आलोचनाएं हैं, उसमें यह भी है कि उन्होंने क्यों जल्दीबाजी में बाबा साहब का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। पर उनको कहीं न कहीं ये था कि ये हिंदूवादी शक्तियां उन्हें इसी बहाने घेर लेंगी। तो ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन और कांशीराम में से अगर किसी एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को ना, पर गाली खाने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि नहीं, मैं तो इसलिए भी चुनूंगा ना सर। आप बॉम्बे में चले जाइए, अठावले के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, देखिए। आप जो है बिहार में चले जाइए और हनुमान जी के बारे में कुछ बोल दीजिए, तो गदा लेके हनुमान जी के जो दुसाध लोग हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। आप जाके लखनऊ में SC ST हॉस्टल में जाके ये सवाल पूछ दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है या कांशीराम, तो अब देखिए आपकी क्या है स्थिति। तो गाली दे रहे हैं लोग तो देने दीजिए। मैं तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए भी कह रहा हूँ कि बसपा के लोग खुद कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो जो है वो भारत का संविधान है। ऐसा कहते हैं? हाँ, इसलिए तो सर वो मैनिफेस्टो नहीं बनाते चुनाव से पहले। आप लगता है बसपा का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं सर, देखिए मायावती जी की फोटो लगी है मेरे पास। बिल्कुल। आप बसपा का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं कि वो बसपा कब कहा कि हम संविधान को मानते हैं?
नहीं, बसपा ने हमेशा कभी भी किसी चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, हमेशा से वो आप कहते यह हैं। तो कह सकते हैं, हाँ, आप यह चार्ज लगा सकते हैं कि बसपा ने मैनिफेस्टो नहीं जारी किया, लेकिन बसपा पर ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि बसपा संविधान की समर्थक है। नहीं सर, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो वही भारत का संविधान है, हम आएंगे तो यही लागू करेंगे, तो फिर तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। पता नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, बहरहाल इस दिलचस्प बातचीत को हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, और बोल 85 और दलित नोट पावर की ये साझा बातचीत है। दलित नोट पावर चंद्रभान साहब का अपना पोर्टल है जिस पर वो अपनी बात रखते रहते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए। ज्ञानवर्धक चर्चा आपको उस पर मिलेगी, फूहड़पन या कुछ भी उस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा। जो लोग बुद्धि के साथ में, विवेक के साथ में, जिन लोगों ने इस पूरी बातचीत को कंप्लीट सुना है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और जो लोग हमसे इत्तेफाक नहीं रखते उनका विशेष साधुवाद, क्योंकि लोकतंत्र में विरोधियों का भी सम्मान होना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं चंद्रभान प्रसाद साहब का बहुत बहुत आभार करता हूं, मैं उनके आवास पर आया, उन्होंने मुझे कॉफी भी पिलाई है और कीमती समय निकाला है साहब ने बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखते रहिए बोल 85 और दलित नोट पावर की ये साझा पेशकश। धन्यवाद।